नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान पर हुई एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में दर्ज हुई एफआईआर। दोनों पर दुष्कर्म के केस में मुकदमा हुआ दर्ज। 13 दिसंबर को दर्ज हुआ था केस। 7 जुलाई 2023 को दिया था वारदात को अंजाम। रॉकी मित्तल ने दिया था अभिनेत्री बनने का झांसा, बड़ोली ने सरकारी नौकरी का दिया था झांसा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर हिमाचल में रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल भी आरोपी है। महिला का आरोप है कि नौकरी और एक्ट्रेस बनने का झांसा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो इसी खबर पर हमारे साथ में ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास में, क्योंकि अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि महिला को नौकरी का और एक्ट्रेस बनने का झांसा दिया था। देखिए, ये मामला जो है वो 7 जुलाई 2023 यानी करीबन 1.5 साल पुराना ये मामला है और जो 16 दिसंबर के आसपास इस मामले में एफआईआर जो दर्ज की गई थी। जानकारी इस मामले में सामने नहीं आई है, क्योंकि ना तो बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं उनकी तरफ से कुछ किया है। लेकिन हिमाचल के जो सोलन जिले में जो कसौली इलाका है, वहां पर जो थाना है उसके अंदर ये जो एफआईआर 13 दिसंबर को दोपहर 1:40 दर्ज हुई है और लड़की को कहते हैं कि जो पीड़िता बताई जा रही है उसके ऊपर उसको जो नौकरी का कहीं ना कहीं जो झांसा देने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक जब तक जो आरोपी हैं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली या फिर सरकार की तरफ से जो किसी तरह का कोई भी जो है वो स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दिया गया, तो इसलिए इस मामले में अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी ओपी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब ये हिमाचल में जो है वो रेप की एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो एक प्रोसीजर होता है 376D जो आईपीसी की धारा है उसके तहत जो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अगला कदम क्या उठाती है। क्या पुलिस पीड़िता से अभी शिकायत ली है, उनसे किसी तरह के केस वगैरह या उनके जो स्टेटमेंट है वो मैजिस्ट्रेट बयान करवाती है, क्या नहीं करवाती है। अब ये पूरी तरीके से हिमाचल पुलिस के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और पंजाब में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा बीजेपी के नेता को आरोपी बनाया गया, तो ऐसे मामलों में चुनाव के वक्त जो सियासत से भी जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या ये सियासत है या अपने आप में ये चुनावी एलिगेशन कहीं ना कहीं है, तो कुछ बातें हैं जिसको लेकर अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अहम तो जो मोहनलाल बड़ोली की प्रतिक्रिया है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस का अगला कदम क्या होगा। क्या वो मोहनलाल बड़ोली को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, उनको नोटिस देते हैं और या फिर वो कोर्ट के जरिए जो है वो वारंट, गैर जमानती वारंट निकलवाते हैं, क्या करते हैं वो आगे की बात है। क्योंकि मामला जो है एक तरह से सियासी भी है और रेप का भी कहीं ना कहीं, दुष्कर्म का भी जो मामला कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हिमाचल पुलिस है वो भी इस मामले में जो है फूक कर कहीं ना कहीं कदम रखेगी, क्योंकि एक गलती कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक जो है कहीं ना कहीं साबित हो सकते। तो ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मामला सच्चा है
या मतलब क्या ये कोई राजनीतिक साजिश इस मामले में हुई है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी ओपी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का अभी तक ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट जो है वो हो नहीं पा रहा है। तो जब तक उनका कोई स्टेटमेंट या कोई उसकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है, तब तक थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इस मामले में जो बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता या एक हरियाणा बीजेपी की सेल के उपाध्यक्ष होते थे रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान मित्तल, उनको भी इस मामले में सह आरोपी जो है वो बनाया गया है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि किसी तरह का स्पष्टीकरण आए और उसके बाद शायद मामले में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, पीड़िता की सिर्फ एक स्टेटमेंट ली गई है और अगर मैजिस्ट्रेट के बयान अगर मैजिस्ट्रेट के सामने उनके पीड़िता के बयान करवाए जाते तो शायद कुछ बातें और जो है केस के बारे में कही जा सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवाओं से बजट पूर्व परामर्श पर संवाद किया है। करीब 1 घंटा चले इस बैठक में तकरीबन 100 उद्यमियों ने खुलकर अपने सुझाव दिए और सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले बजट में युवा शक्ति के संघर्ष, अनुभव और बेहतरीन सुझाव नजर आएंगे। प्रदेश का बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली लेकर आए और इस प्रकार के प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान सीएम के साथ में कई मंत्री और अधिकारियों ने शिरकत की है। सुविधाएं ना लेने की बात करता था, उसने सबसे ज्यादा सुविधाएं लेने का काम किया है और लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया है। लोग समझ चुके हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कांग्रेस को गालियां दे करके और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ था, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में अगर कोई डूबा है तो वहाँ की सरकार डूबी है। और लोगों को इस बात का रोष है कि उसने हमें भी वहाँ पर अपमानित करने का काम किया है और उसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग वो वहाँ की सरकार के ऊपर निकालने जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। और जब भ्रष्टाचार में घिर जाती है, क्योंकि व्यक्ति विकास की तरफ नहीं, व्यक्ति अगर दूसरी तरफ सोचता है कि भाई मेरा क्या होगा, तो फिर लोग सोचेंगे अब 5 तारीख को तालियां तेरा। तो लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति की सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्री बजट को लेकर के हमारा जो यूथ है सुपर 100, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप थोड़ी सी हमारे IIT के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ करके हमने प्री बजट कंसल्टेशन को लेकर के सुझाव की बैठक ली है, फिर DCs की बैठक ली है और उसके अंदर हमने स्पष्ट ये कहा है एक नशे को लेकर के कि इसके ऊपर सख्ताई से कड़ाई से काम करें ताकि नशे की कमर को तोड़ा जा सके। और जो व्यक्ति दोनों एक के पूर्व हैं,
चाहे आतंकवाद है और चाहे नशा है, चाहे कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, उन सबको तोड़ने का काम, उन सबको रोकने का काम समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस नशे के अंदर आगे आकर के आए, अपने बच्चों से भी वार्तालाप करते रहें, उनका ध्यान भी रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि आप गलत रास्ते की बजाय, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक रूप से तो नुकसान होता है, हम काम नहीं कर पाते, शरीर कमजोर होता है, परंतु विकास की गति भी रुक जाती है। हम स्वस्थ रहें ताकि हम गति से काम कर सकें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मलेरिया को लेकर के जिस प्रकार का यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, उसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर उनको बधाई भी देता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने नए तरीके से लोगों को जागरूक इस मलेरिया के प्रति। देश समेत प्रदेश में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मकर संक्रांति की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा, मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का ये पावन पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लेकर आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर आपको बताते चलें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बीजेपी विधायक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। बीजेपी विधायक पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बीजेपी विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजनाओं पर यहां पर बैठक में चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होनी है और साथ ही बीजेपी विधायक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा नारनौंद की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे हैं, जहां पर गौशाला कमेटी और ग्रामीण ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इस दौरान किसानों को संबोधित किया और उन्हें गाय की दुर्गति नहीं करने का संदेश भी दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा गाय के लिए किए गए कामों को भी बताया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा है। मंत्री महिपाल डांडा गौशाला पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने उन्हें देखकर उनका स्वागत किया है। गौशाला को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मंत्री का गौशाला में जिस दौरान भव्य स्वागत किया गया, गौशाला को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया मंत्री महिपाल डांडा। इसी दौरान गौशाला भी पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका अभिवादन और स्वागत किया है। और इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाया। पहले 40 करोड़ का बजट, आज 400 का, 600 करोड़ का। अब ये कहां से हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आप जैसे लोग हम जैसे बच्चों को चुनकर भेजते और हमें कहते हो कि देख भाई, इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बनवाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाती है, कानून बनते हैं। हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
अब सरकार के सामने बात यही आई कि भाई कैसे गौओं को, गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए। अब उसके लिए काम जारी है और उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सुझाव हम लोग मानेंगे। तब सब जगह हमें तो आपका मान सम्मान भी ध्यान रखना होता है। जी पहुंचे हैं, साथ ही साथ दादा रामकुमार गुप्ता। हिंदू संस्कृति में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिन लोग भंडारा लगाते हैं, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और दान पुण्य कर उनकी सहायता करते हैं। इसी सिलसिले में नारनौल में भी अनेक स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। नारनौल में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया है, जहां देसी घी से बने हलवे, सब्जी, पूरी का प्रसाद वितरित कर इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है। पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मकर संक्रांति के जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है, और इसलिए हम भंडार लगा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लोग खाते हैं। आज जैसे सर्दी ऋतु के बाद गर्मी की ऋतु हो जाती है, शुरू स्टार्ट हो जाती है, और लोग यहाँ खूब दान पुण्य करते हैं। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे पूर्वजों से कहते आ रहे हैं कि जितना हो सके दान करें, धर्म करें। जैसे गौओं को गुड़ खिलाएं, गौशाला में भी जाते हैं, और हम 14 साल से लगातार यहाँ पे भंडारा करते आते हैं, जिसमें खूब लोग जोर शोर से हमारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। देसी घी का जैसे हम हलवा बनवाते हैं हर साल, जिसे लोग बड़े उल्लास के साथ जोर शोर से हमारे यहाँ पे भंडारा खाने आते हैं। रेवाड़ी में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जहां आज 2019 में टिकट कटने पर उनका जो दर्द है वो छलक पड़ा है, और व्यथा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं और मैंने कोई गलत काम किया है। जो 2019 में मेरा टिकट कट गया, मेरा टिकट क्यों कटा आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने कहा था सम्मान से टिकट दोगे तो सम्मान वजीर बनकर सम्मान से करूंगा वजारत। मेरा कसूर बताओ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई और गलत काम है? अरे 5 साल हो गए, मुझे जवाब ही नहीं दिया तेरी टिकट काटी क्यों? मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने का बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे साथ सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे हो मैं एमएलए बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया, और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहीरवाल की कोताही बरती जाएगी तो हम 10 के 10 एमएलए, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे। ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे जो लोग ये कहें कि यार भाजपा की सरकार है, और भाई अहीरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में आने वाली नस्लें ये कहे कि काम नहीं किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के समय में विकास की जो लाइन शुरू हुई थी वो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पहले से दिन से ही काम करना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भारी कार्य भी किए हैं, आगे भी ये कार्य लगातार जारी रहेंगे। और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव यमुनानगर के जगाधरी में भूपेंद्र राणा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे मित्र बड़े बचपन से हमारे दोस्त भूपेंद्र राणा जी के पिता जी के आज उनको, उनके परिवार को दुख घड़ी में हम उनका दुख बांटने आए थे, और एक कार्यक्रम मकर संक्रांति का भी है, उसमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला। तो दिन आप देखिए, जब से सरकार बनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल, सभी विधायक लगातार जनता की सेवा में
दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं। और ऐसी नीतियां पहले तो जो सरकारें बनती थी वो 2-2.5 साल बाद 3 साल बाद काम शुरू करती थी। 3 साल तो वो अपना हनीमून पीरियड बनाते थे। नहीं, शोभा कर कोई भी आ सकता। फरीदाबाद के दयालपुर का एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि उनके बैंक खाते से 3,97,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रिचार्ज रिफंड कराते समय उनके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित का भी कहना है कि स्टेटमेंट में अमेजन शॉपिंग के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए गए, जबकि उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की थी। पीड़ित ने तुरंत बैंक जाकर खाता बंद करवाया। बल्लभगढ़ साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समय जिस 48,000 रुपए भी निकले हैं, पुलिस से सर हम यही मांग करते हैं, अगर हमारा समय पर खाता बंद हुआ होता तो आज हमारे 3 लाख रुपए और न कटे हुए होते। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय पर बंद हुआ होता, कार्रवाई नहीं करते पैसे हमारे। जो 1 लाख जो 96,000 कटे थे वो तो चलो साइबर सेल में हमने कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन जो और उसके बाद में अगले दिन जो पैसे कटे 14 तारीख 1 लाख रुपए, वो बैंक वालों की कमी की वजह से कटे। अगर बैंक वाले समय पर खाता बंद कर दिए होते तो आज हमारा 3 लाख रुपए और न गया हुआ। पुलिस से आश्वासन यही मिला है। पुलिस बोल रही है कि अभी कॉल ट्रेसिंग पे लगाई हुई है, आगे बैंक में कंप्लेंट डाल दी है। जिस नंबर से ये ट्रांजेक्शन हुई है, जिस आईडी से ट्रांजेक्शन हुई है, वो तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं पैसे, तो उस बैंक वालों को भी एप्लीकेशन डाल रखी है उन्होंने, बाकायदा हम देख कर रहे थे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। प्रदेश में सुबह के समय छाई कोहरे की परत और सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाएं। बड़ी खबर जहां पर दिन में धूप निकल रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है और लोग भी अलाव का सहारा लेते नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाएं, दिन में निकल रही धूप, लोगों को मिली है थोड़ी सी राहत। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। हरियाणा में शीतलहर का कहर बरकरार है और प्रदेश में सुबह के समय कोहरे की परत भी छाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर धुंध जबरदस्त देखने को मिली है, जिससे वाहन चालकों को तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। सुबह और शाम को बर्फीले हवाएं चल रही हैं। हरियाणा में शीतलहर का कहर लगातार बरकरार है। नेशनल हाईवे 19 पर गांव झारसेंतली सर्विस रोड के ऊपर सीवर का पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर चलने वाले वाहन चालक टोल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को दोषी भी बता रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी धीरज का भी कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर नालियों का पानी आ जाता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो कुछ एनएचआई के पास में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जो चालान हम किसी तरह का करें, तो हम लोगों को अवेयर करने तक ही। मैंने सड़क की बात करी है, तो उस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएचआई जो अपना ड्रेन बनाती है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाती है। हमारा बरसाती नाली को कैटल करने के लिए नाला बनता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको अपने घरों का गंदा पानी और घरों का यूज का पानी उसमें ड्रेन में डाल देता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो सारा पानी ओवरफ्लो करके और रोड के ऊपर आ जाता है। और इसके लिए मैं कंटिन्यू प्रशासन को, चाहे वो एमसीडी हो चाहे पलवल की नगर परिषद हो, उनको कंटिन्यू मैं लेटर लिखता हूं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।